हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इलेक्ट्रिक करंट की तरफ इनका रिलेशन होता है, मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है। आज के क्लास में हम लोग यही सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का क्लास शुरू करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो आइए बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमको बात करना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कंडक्टर का नेचर क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है और कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एक मोल में बात करें तो कितने एटम्स होते हैं, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स होते हैं। अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है या एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है कंडक्टर के अंदर, तो ऐसे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक मोल में जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब एक कंडक्टर के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जखीरा होता है, साम्राज्य होता है। और ये इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, कंडक्टर में हमने बैटरी को नहीं कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं किस तरीके से, तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं कि कंडक्टर में अगर हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर हम बैटरी नहीं अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। समझ आ रही है बात? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए अभी इस कंडीशन में हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं करा है ना। तो बैटरी कनेक्ट नहीं करे हैं तो ये कहानी हमारी कहाँ पे चल रही है, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की हालत कैसी है, तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा या रेस्ट में होगा, गेस करिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सर एटम्स जो हैं वो एनर्जी ले रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल रही होगी। और इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी को लेके पूरे इस कंडक्टर में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। और इस पूरे कंडक्टर में, कंडक्टर से बाहर नहीं निकल रहा है वो। अगर कंडक्टर से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एक अलग फिनोमेना हो गया फिजिक्स में, और उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कब? जब हमने बैटरी नहीं अप्लाई की है तब। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे नीचे की तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे मान लीजिए इधर की तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे इधर की तरफ जा रहा है। तो इन मोशन को जब रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, तो जब कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रहता है तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, रैंडम मोशन कर रहे हैं। वेरी गुड। ये जो रैंडम मोशन है ये किसकी वजह से है, हीट की वजह से है। वेरी गुड। अब रैंडम मोशन होता है तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, फिर आकर के यहीं पे क्या हो गया, ये रुक गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? यही इनिशियल और यही फाइनल हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करें, वेलोसिटी की, यहां पे हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान लेते हैं इनिशियल। अगर ith इलेक्ट्रॉन का लें और सबका अगर हम जोड़ दे i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो ये हमको क्या मिलेगा, 0। क्यों 0 मिलेगा? ये हमारा एक एवरेज एक तरीके से वेलोसिटी निकल के आया है, कब, रूम टेम्परेचर पर। क्यों 0 हुआ? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, जब कोई भी हमने बैटरी इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं किया है तो हमारी वेलोसिटी भी 0 होती है। ठीक है। अब ये जो सिनारियो हुआ तो यहां से हमको एक इक्वेशन क्या मिल गया, तो हमको मिल गया व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा,
रैंडम मोशन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा आएगा यू आई, ith इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, 1 से लेके n तक ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं सबका ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये एक हमारा इक्वेशन बन गया, बहुत बढ़िया। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखिए इनकी जो बिहेवियर है वो कैसे बदलता है। कंडक्टर हमारा वही है, कंडक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पर हमने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई करा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गया है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक गाना गाना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट भागना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गाना गाता है कि मैं भाग रहा हूं, तो भागने की वजह तुम हो। भागने की वजह कौन होगी? तो भागने की, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ मूव कराने की वजह कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर सर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में था, इलेक्ट्रॉन की जिंदगी में सब कुछ चल रहा था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी एक डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने की वजह नहीं थी। वजह मतलब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई अगर हम किसी मेटल के पार्ट को छूते हैं तो हमको करंट नहीं लगता है, लेकिन अगर वो उसमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे और अगर हम छुएं तो हमको झटका लग सकता है। खैर, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक साथ सब एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ भागता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं जिनको हमको समझना है। क्या क्या चीजें हैं वो? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जाएगा नहीं, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स कौन होगा? तो F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E और E। ये सर आपने कहाँ से लिख दिया? F इज इक्वल टू हमने लिखा है QE वेक्टर, याद करिए, ये हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, है ना। यहाँ पे चार्ज वो जो भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो किसी और वजह से है। ओके, तो माइनस क्यों लगा है सर? माइनस इसलिए लगा है सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ एक इक्वेशन ये मिल गया। अच्छा सर, न्यूटन साहब ने भी कुछ कहा था। क्या कहा था न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा था F इज इक्वल टू ma होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर यही फोर्स यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल, निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी हम क्या करेंगे? ma वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E और E वेक्टर। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस E वेक्टर अपॉन m, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा सर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। एकदम सही है। अब ये जो फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। बिल्कुल सही। तो हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर, लेट एट टाइम th टाइम पर हम किसी ith इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ith इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी। अब उसके पास वेलोसिटी क्या होगा? कैसे निकालें सर? आप जानते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू प्लस ए वेक्टर इंटू टी। रखते हैं यहाँ पर। तो ये ith का हो गया और यहाँ पे हो गया, हम सिंपल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा u। ये देखो, ये जो है ना इनिशियल, ये वाली रखी जाएगी। तो तब रखेंगे क्योंकि ith का तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने यहाँ पे ith के लिए लिख दिया है। ओके, अगर हमको यहाँ से पूरे का निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? समेशन ऐड करना पड़ेगा। तो समेशन ith i इज इक्वल टू 1 से लेके n, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे u ith समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए माइनस ई वेक्टर अपॉन m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ti, तो ti के लिए भी हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे हमने क्या ले लिया? i इज इक्वल टू n। अब देखो यहाँ पे जब हम इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लिए तो इक्वेशन तो हमारा ये बन गया, और उसमें क्या होगा?
कि ये जो हमारा पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई, और इसको बोलते हैं टाउ। आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, टाउ। ओके, तो ये हो गया टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, क्या क्या समझना है। ये टी क्या है, तो ये टी ये बता रहा है कि कितने देर तक वो पार्टिकल मोशन में है। अब सोचिएगा जरा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जो जिस एटम का ये पार्ट था वो एटम्स भी आपस में क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। और उन्हीं के बीच से, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया है कंडक्टर के अंदर, वो अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। और ऑसिलेट करते करते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसी में से बीच में पार करना। मान लो दो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके आगे आ गया, ठीक है। अब कभी कभी जैसे वो ऑसिलेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गया, तब तक इलेक्ट्रॉन भिड़ गया उनसे। और जब इलेक्ट्रॉन उनसे भिड़ गया तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो इसने गेन करा था, कहाँ से गेन करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से, वो एनर्जी कहाँ चली गई, तो वो एनर्जी चली गई हीट एनर्जी में, क्योंकि कोलिजन हुआ तो हीट जनरेट हुआ, यस और नो। और ये जो हीट एनर्जी में बर्बाद हो गई तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, फिर इलेक्ट्रॉन कुछ देर भागता है, फिर कोलिजन होता है, फिर रुकता है, और ये प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है। तो अब आपको समझना है कि जो यहाँ पे हमने टाइम लिया है ये वो टाइम है जितने देर तक इलेक्ट्रॉन चला है। समझ में आई बात। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड के लिए चला होगा, मैं तो 2 सेकंड कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। कोई इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के लिए चला होगा, तो हमको यहाँ पर किसी एक से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, यस और नो। तो वो जो टाइम है, उस टाइम का जब हम एवरेज लेते हैं तो इसीलिए टाउ को कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सर ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला, एक कोलिजन यहाँ और एक कोलिजन यहाँ, यहाँ सी सी का मतलब कोलिजन, और ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इतने देर में टाइम बीता, तो यहाँ से यहाँ गया। अब देख रहे हैं दो कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा होगा कि नहीं, इसीलिए रिलैक्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी बना रहा है ताकि फिर जाके कोलाइड हो जाए। हालांकि इलेक्ट्रॉन चाहता नहीं है, लेकिन अब कोलिजन हो ही जाता है तो क्या करेंगे। अब यूं समझ लीजिए कि एक रास्ता है जिसमें सीधे सीधे आपको जाना है, ना उधर से गाड़ी आ रही है ना इधर से कोई क्रॉस कर रहा है, तो आप एकदम सीधे सीधे जा सकते हैं। लेकिन इधर से गाड़ियां आ रही हैं, बार बार आ जा रही हैं, और आपको उसी में क्रॉस करना है, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही सिचुएशन होता है, इधर से गाड़ियां आ जा रही हैं और इलेक्ट्रॉन को उसी में से निकलना रहता है, तो कभी ना कभी तो टक्कर होगा ही, है ना। तो इसे बोलते हैं कोलिजन। और देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन का जो एवरेज टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है। अच्छा, जितने देर तक ये बिना कोलिजन के चलता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। उसको रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ। ये हमारा हो गया मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ अगर आपको निकालना हो, लैम्डा इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी से चला है, वीडी से, कितने टाइम तक चला है, टाउ तक, तो ये आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हैं। फटाफट आप इनको नोट करिए ताकि हम इनके डेफिनेशंस वगैरह आपको बता पाएं। ओके, चलिए आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो फटाफट अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ओके, और तब आगे बात करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो ये क्या होगी उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बाकी की सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन की थोड़ी सी बात हो जाए। ये हमने समझ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ओके सर, इसको भी मिटा दीजिए। हाँ भाई, मिटा देते हैं। तो डेफिनेशन हो जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा व्हेन electrons moving towards electric field, then this phenomena
phenomena is called drift and drift of electrons लिख देते हैं, drift of electrons and the velocity by which they are traveling is called drift velocity. ओके, फॉर्मूला इसका क्या है? तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू, जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ माइनस स्मॉल ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, so let me tell you the definition of average relaxation time. Average relaxation time. Okay, average relaxation time का मतलब हुआ the average time between the average time interval between two consecutive collisions. इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. अगला टॉपिक हमारा है मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस traveled by the electron without any collision is called mean free path. इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा वी डी इंटू टाउ. ये हमारा एक फार्मूला होता है. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमको करने थे इस टॉपिक में. आई होप आपको समझ में आ गया है टॉपिक और डेफिनेशंस भी आपको क्लियर होंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी. आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. चलिए स्क्रीन पॉज करके आप इन डेफिनेशंस को नोट कर लें. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मोबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मोबिलिटी. ओके, मोबिलिटी. अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये हमारा डेफिनेशन है. आप इसको थोड़ा सा बड़ा और छोटा बना सकते हैं अपने हिसाब से. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू वी डी का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड को रखें तो ये था ई टाउ बाई एम, ई डिवाइडेड बाई ई. नहीं को मार डाला तो क्या बचा? ई टाउ बाई एम ई. ये हो गया हमारा. ठीक है, फॉर कंडक्टर म्यू का मतलब हुआ, म्यू इज मोबिलिटी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, खाली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, फॉर कंडक्टर सॉरी फॉर सेमीकंडक्टर्स म्यू इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. अब ये जो चीज है ना, ये आपको पढ़ने को मिलेगा 14th चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसमें कवर करेंगे. ठीक है, इसके बाद बारी आती है एसआई यूनिट की. एसआई यूनिट ऑफ म्यू, तो निकाल के देख लीजिए. एसआई यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन,
पर कूलम। तो इसको अगर हम सॉल्व करें अच्छे से तो आएगा पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड और पर कूलम। ओके, अब थोड़ा सा अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने जाएं तो वहां से यूनिट आ सकता है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से आ सकता है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल ही लेते हैं मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया। और एक और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर वाला, तो यहाँ हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड, एक ये भी हो गया, है ना। तो एक यूनिट हमारा ये भी हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये है हमारा मोबिलिटी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो कहेंगे मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो फटाफट इतना नोट करिए, कोई डाउट आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।